Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। उसी वक्त पांचों लोहे की पीठ वाले भेड़ियों की गर्दन से खून के छींटे उड़े और उनकी ठंडी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। एक तलवार, 5 सिर वाला लोहे की पीठ वाला भेड़िया मर चुका था। ये सब हैरान और स्तब्ध थे। क्या विवान सचमुच इंसान है? क्या वह सचमुच महायोद्धा लेवल के बाद के चरण का योद्धा है? ठीक है, 5 के बाद बाकी सब आसान हो जाएगा। उसकी नजर लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार पर पड़ी और विवान मन ही मन बुदबुदाया। अब उसकी साधना प्रांत लेवल के बाद के चरण के चरम पर थी। उसकी ताकत पहले से 1.5 गुना ज्यादा थी। तलवार के नीचे प्रांत लेवल के बाद के चरण के चरम पर लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया एक तलवार से कैसे नहीं मर सकता? उसने सिर्फ लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार को बुरी तरह जख्मी किया था ताकि बाकी साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़िए हमला करें और उनकी ताकत बची रहे। अब 5 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़िए एक तलवार से मारे गए और बचे हुए भेड़ियों का सामना नैना को करना था। पल भर में सिर्फ 4 बचे, जिससे काम बहुत आसान हो गया। लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया सरदार, जो पहले ही बुरी तरह जख्मी था, इस वक्त स्तब्ध था। विवान को अपनी ओर घूरते देख वह धीमी दहाड़ के साथ पीछे हट गया। छिपना चाहता है? एक कदम के साथ विवान फौरन लोहे की पीठ वाले भेड़िए के सरदार के सामने आ गया और लोहे की तलवार फिर से चली। लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार की ठंडी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसने सिर झुका लिया। वह विवान के हमले से बचने के लिए एक तरफ लपका, लेकिन वह तेज था और विवान की तलवार उससे भी तेज, मानो उसकी आंखें हों। विवान की लोहे की तलवार अचानक लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार के सिर में जा लगी। तलवार बाहर निकली और खून की धार बह निकली। लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार ने विवान को घूरा। उसकी आंखें डर से भरी थीं और उसकी जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। नैना और बाकी लोग वहां खड़े थे, पूरी तरह हैरान। यहां तक कि लोहे की पीठ वाला भेड़िया सरदार भी विवान की तलवार से नहीं बच सका। विवान की साधना कितनी खतरनाक थी। अजीब बात थी कि उन्हें पहले लगता था कि विवान कमजोर है। अब तुम लोग। सिर घुमाकर विवान ने बचे हुए 4 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़ियों को देखा। पलक झपकते ही वह युद्ध के बीच में घुस गया। 4 तलवारों की आवाज के साथ 4 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़ियों ने एक साथ चीख मारी और फिर जमीन पर गिरकर मर गए। तुम दोनों ठीक हो? खून का क्रिस्टल निकालो और पीछे हटो। सावधान रहो, उग्र लोहे की पीठ वाला नरक भेड़िया राजा चोट न पहुंचाए। विवान ने नैना और प्रतीक की ओर देखकर कहा। ये दोनों के चेहरे सुन्न पड़ गए, पूरी तरह हैरान। उनकी आंखें चौड़ी थीं और उनके दिलों पर गहरा असर पड़ा था। थोड़े ही वक्त में वे जिंदगी और मौत के खतरे से सुरक्षित हो गए। ये बदलाव इतना तेज था कि वे समझ ही नहीं पाए कितना वक्त लगा। एक लोहे की पीठ वाला नरक भेड़िया सरदार और 9 साधारण लोहे की पीठ वाले भेड़िए सब विवान के हाथों मारे गए। स्वर्ग लेवल के शुरुआती चरण का योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकता था, है ना? क्या विवान स्वर्ग लेवल के शुरुआती चरण के योद्धा से ज्यादा ताकतवर है? दोनों हैरान थे और शांत नहीं हो पा रहे थे। वे स्तब्ध थे और निखिल भी स्तब्ध था। इससे पहले वह विवान को ललकार रहा था। उसने कहा था कि विवान की ताकत उसकी ताकत जितनी नहीं थी और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब देखो, जो लोग खुद को कमजोर समझते थे वे बस अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दे रहे थे। विवान, ज़ेरेनिया, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। प्रतीक के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। इस वक्त उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बेचैनी से कहा। पहले विवान के प्रति उसका रवैया बहुत खराब था, लेकिन अब विवान ने उसकी मदद की और उसका दिल स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, हम सब एक टीम हैं। विवान हंसा और उसने इस बात को बिल्कुल नहीं लिया। प्रतीक को बचाने के लिए उसने बिना मेहनत के बस अपना हाथ उठाया और वैसे भी भले ही दूसरा पक्ष उसका तिरस्कार करता था, उसने निखिल जैसी बातें तो नहीं की थीं। विवान, जाओ और निखिल और दिव्या राजकुमारी को बचा, वे और नहीं टिक पाएंगे, नैना ने जल्दी में कहा। तभी एक दहाड़ सुनाई दी
उसने सिर घुमाया और लोहे की पीठ वाले भूतिया भेड़िया राजा को देखा जो दिव्या राजकुमारी से लड़ रहा था। इस वक्त वह पूरी तरह पागल हो गया था। उसके चांदी जैसे कवच चमक रहे थे। आकाश से एक अजीब सी गति उठ रही थी। उसकी गति और ताकत पल भर में बढ़ गई और उसकी आंखें दिव्या राजकुमारी पर एक भयंकर हमला करने को तैयार थीं। पलक झपकते ही अपने साथियों को मरते देख लोहे की पीठ वाला भूतिया भेड़िया राजा पागल हो गया। यह न सिर्फ लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए का राजा था, बल्कि लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए का सरदार भी था। इस वक्त वह पागल हो गया। उसका पूरा शरीर काले कवच से ढका था, मानो लाल रोशनी की परतें हों। पल भर के लिए वह बहुत खतरनाक हो गया। शुरू में भले ही निखिल जख्मी था, वह लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार से कम नहीं था, लेकिन इस बार वह बार बार पीछे हट गया। गलती से लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार ने उसे थप्पड़ मारा और उसने खून उगल दिया। अगर वक्त रहते नहीं बचा तो शायद ये थप्पड़ उसे पल भर में 2 टुकड़ों में कर देता। विवान, आ और मुझे बचा। निखिल की आंखें थोड़ी फड़क उठीं और वह चिल्लाया। जिंदगी और मौत के पल में वह अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। निखिल की आंखों को देखकर विवान हैरान था। उसे बचाए? क्या निखिल इतना बेशर्म है? पहले वह उसका मजाक उड़ा रहा था और हर वक्त उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। अब जब खतरे में है तब भी उसे बचाने की उम्मीद करता है। दुनिया में ऐसे बेशर्म लोग भी हैं। विवान, तुम और मैं दोनों मायालोक राज्य के होनहार लोग हैं। मैंने पहले तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था। मैं बस तुम्हारी ताकत आजमाना चाहता था, कोई बुरा इरादा नहीं था। यह देखकर कि विवान नहीं हिल रहा था, निखिल और घबरा गया। इस वक्त उसके शरीर के जख्म में तेज दर्द हो रहा था। उसके पैर फिसले और वह फूल गया। एक बार फिर लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िए के सरदार ने उसकी छाती पर थप्पड़ मारा, जिससे खून के छींटे उड़े। तुमने नहीं कहा था कि मैं बेकार हूं और तुम मुझे और अपने बीच का फर्क दिखाना चाहते थे? ठीक है, मैं किनारे से देखता हूं। तुम आराम से लड़ो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तू? निखिल इतना गुस्से में था कि उसके फेफड़े फटने को थे। घटिया आदमी, थोड़ी देर घमंड कर ले, फिर देखता हूं तुझे। निखिल ने मन ही मन गुस्से से सोचा, लेकिन बोला, विवान, मैं पहले गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन हम सब मायालोक राज्य के होनहार लोग हैं। तुम मुझे मरने नहीं दे सकते और दिव्या राजकुमारी भी यहां है। अरे, अगर तुम न कहते तो मैं भूल ही जाता, विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह निखिल की आंखों में गुस्सा कैसे न देखता। ऐसे नीच इंसान के लिए वह ध्यान देने को तैयार नहीं था। फिर उसने निखिल के साथ बकवास करना बंद किया। वह धीरे से दिव्या राजकुमारी के पास गया और बोला, दिव्या राजकुमारी, मदद चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? दिव्या राजकुमारी भी विवान की ताकत देखकर हैरान थी। इस वक्त वह पागल लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा से परेशान थी। विवान को अभी भी मजाक करते देख वह इतनी गुस्से में थी कि फटने को थी। हट जाओ, विवान ने बस मजाक किया और फिर अपनी जंग लगी तलवार लेकर दौड़ा। जंग लगी लोहे की तलवार इस वक्त तेज चमक में बदल गई और काट दी। विवान का हाथ देखकर लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा ने गंभीरता से देखा। इससे पहले उसने देखा था कि विवान ने तलवार से अपने 5 साथियों को मार डाला था। गुस्से में वह पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। चांदी की पूंछ ने दिव्या को दूर धकेला और फिर विवान पर दहाड़ा। धम! ये चांदी की रोशनी से भरा था, डरावनी ताकत के साथ हर तरफ बरस रहा था। विवान, सावधान! दिव्या की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जल्दी चिल्लाया। लोहे की पीठ वाला भेड़िया राजा इतना चालाक था कि वह पागल हो गया, क्योंकि वह विवान को ललकारना और मारना चाहता था। अब विवान सचमुच ललकार में आ गया था। वह विवान को मारकर अपनी जाति का बदला लेना चाहता था। यह लोहे की पीठ वाला भेड़िया राजा बहुत चालाक था। विवान, सावधान रहो और जल्दी पीछे हटो। लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा से मत लड़ो, यह बहुत ताकतवर है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। दिव्या राजकुमारी चिल्लाई, बचाने के लिए दौड़ना चाहती थी और बोली, विवान, तुम बस इसे रोक लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। जरूरत नहीं। लेकिन विवान ने दिव्या की बात नहीं मानी। इसके बजाय उसने हल्के से कहा और फिर एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। इस दृश्य को देखकर दिव्या राजकुमारी की सांसें थम गईं और बाकी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। विवान क्या करना चाहता है? लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया राजा पहले जानबूझकर पागल हुआ था ताकि उसे ललकारे और मार डाले। क्या वह ये नहीं देख सकता? ये लोहे की पीठ वाला पागल भेड़िया राजा है। भले ही दिव्या राजकुमारी ने इसका मुकाबला किया, उसे बहुत मुश्किल हुई थी। वह तो मुकाबला ही नहीं कर सकता, फिर भी पीछे नहीं हटा। लेकिन इस वक्त वे कुछ नहीं कर सकते थे।
भले ही दिव्या के पास पहुंचने का वक्त न हो, वे सिर्फ विवान और लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा को पास आते देख सकते थे और फिर अचानक आपस में उलझ गए। लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा की चमकदार तलवार की रोशनी और तेज पंजे एक साथ आकाश को चीरते हुए और फिर वह आदमी और जानवर एक साथ उलझकर जमीन पर गिर पड़े। पल भर के लिए हवा शांत हो गई और सब इस दृश्य को घूर रहे थे। क्या हुआ? विवान, क्या उसे चोट लगी? उनकी ताकत के साथ हम अभी जो हुआ उसे नहीं देख सकते। सिर्फ दिव्या राजकुमारी, उसकी आंखें चौड़ी थीं, उसका मुंह खुला था, उसका शरीर वहीं रुका हुआ था, उसकी आंखें हैरान थीं। लोहे की पीठ वाले नरक भेड़िया राजा की पीठ पर लगभग 1 फुट लंबा खून से सना घाव था। घाव से खून के छींटे निकल रहे थे। घाव कई इंच गहरा था और अंदर का खून और मांस भी दिख रहा था। दूसरी तरफ विवान को कोई चोट नहीं थी। क्या ये विवान ने लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा को जख्मी किया? नैना और बाकी लोगों ने ठंडी सांस ली। उनके चेहरों पर डर था जिसे वे रोक नहीं पा रहे थे। दिव्या राजकुमारी आधे दिन तक लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा से लड़ी थी, लेकिन वे उस पर ज्यादा घाव नहीं कर पाए। अचानक विवान ने एक चाल चली और लोहे की पीठ वाला भेड़िया राजा जख्मी हो गया। क्या इसका मतलब ये नहीं कि विवान की ताकत दिव्या से बेहतर है? ये कैसे हो सकता है? कोई भी इस पर यकीन नहीं कर सकता। दिव्या राजकुमारी मायालोक राज्य की पुरानी प्रतिभा है। वह कई सालों से मायालोक राज्य में मशहूर है। रक्त आत्मा कुंड के शक्तिशाली साधना में वह स्वर्ग लेवल के शुरुआती चरण में पहुंच गई थी। वह 5 उत्तर पश्चिम देशों की शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से एक है। लेकिन विवान का क्या? भले ही वह मशहूर था, उसका उभरना देर से हुआ था। हाल के महीनों में ही उसका नाम सुनाई देने लगा था। रक्त आत्मा कुंड के शक्तिशाली साधना में वह सिर्फ प्रांत लेवल के बाद के चरण तक पहुंचा था। दिव्या राजकुमारी की तुलना में दोनों के बीच का फर्क साफ था। लेकिन अब दिव्या राजकुमारी भी ठंडी सांस लेती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आउच! लोहे की पीठ वाला चांदी का भेड़िया राजा जख्मी हो गया था और उसकी आंखों में क्रूर रंग और गहरा गया था। वह विवान को गहरे गुस्से के साथ घूर रहा था। एक लंबी चीख के साथ उसकी गति और बढ़ गई। धम! उसके शरीर से खून की गंध वाली हवा निकली, जिससे पूरा पहाड़ी जंगल गूंज उठा और उसके शरीर पर चांदी जैसी सफेद रोशनी चमक उठी, बिल्कुल किसी राक्षस की तरह। उसकी आंखों से खून के रंग की रोशनी विवान को घूर रही थी। ये फिर से पागल हो गया। दिव्या ने ठंडी हवा में सांस ली और खुद को कांपने से नहीं रोक सकी। पागलपन एक ऐसी ताकत है जो कुछ खून वाले जानवरों में होती है। आमतौर पर वे अपने खून की गैस को एक हद तक उत्तेजित कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। हालांकि कई खून वाले जानवर ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ खून वाले जानवर ऐसे भी हैं जो 2 बार पागल हो सकते हैं। ऐसे जानवरों में गजब की प्रतिभा होती है और बड़े होने पर वे पहाड़ी जंगल में राजा बन सकते हैं। लेकिन ये लोहे की पीठ वाला भूतिया भेड़िया राजा अचानक पागल हो गया, फिर दोबारा पागल हो गया, तो अब इसकी ताकत एक अनोखे लेवल पर पहुंच जाएगी, शुरुआत की तुलना में कई गुना ज्यादा। विवान, चलो मिलकर लड़ते हैं और हमें लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा के दूसरे पागलपन के खत्म होने तक टिकना है। आमतौर पर दूसरा पागलपन बस एक पल के लिए रहता है। हमें बस टिके रहना है और हम जीत जाएंगे। दिव्या राजकुमारी गंभीर थी, एक्साइटमेंट से चिल्लाई। उसी वक्त उसका शरीर हल्का सा चमकने लगा। ये खून की ताकत थी जो जागने लगी थी। नहीं, इसे मेरे हवाले छोड़ दो। विवान मुस्कुराया और लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा की ओर एक और कदम बढ़ाया। नैना और बाकी लोग पूरी तरह हैरान थे। विवान क्या करना चाहता है? क्या वह लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा को अकेले खत्म करना चाहता है? ये दूसरा पागल लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया राजा है। वे हैरान थे। विवान ने नैना को बताया कि वह क्या करना चाहता है। उसका शरीर सीधा था, बिजली की चमक की तरह। यह दृश्य देखकर नैना और बाकी लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। ये देखकर कि विवान ने उस पर हमला करने की हिम्मत की। लोहे की पीठ वाला नरक भेड़िया राजा और गुस्से में था। उसकी खून भरी आंखें क्रूर और ठंडी थीं, मानो कोई नरक से निकला राक्षस। वह काली बिजली की तरह दहाड़ा। उसके पंजों पर डरावनी रोशनी चमक रही थी और विवान को काट रही थी। विवान, तुम... दिव्या राजकुमारी पागल हो रही थी। उसका दिल रुक गया। क्या इस आदमी के लिए साथ मिलकर लड़ना इतना मुश्किल है? अकेले जाकर मरने की क्या जरूरत है? वह अपने आप को क्या समझता है? दांत पीसते हुए दिव्या राजकुमारी की आंखों में मजबूत इरादा दिखा और उसने जोर से पैर पटका और ऊपर की ओर दौड़ी। हाँ,
लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा की सुरक्षा और गति मेरे सोच से कहीं ज्यादा है। तलवार ने उस पर बस एक घाव छोड़ा, लेकिन यह तलवार इतनी भाग्यशाली नहीं है। उड़ते हुए विवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और फिर उस पल में जब वह लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा से टकराने वाला था, उसने अचानक अपनी तलवार निकाली, मानो चांदी की चमक हो, और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवान और लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया राजा फिर से एक दूसरे को पार करके जमीन पर गिर पड़े, शांत, पूरी तरह शांत। नैना ने अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखों में डर दिखा। विवान, क्या वह मर गया? दिव्या राजकुमारी भी रुक गई, सामने घूरते हुए। विवान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसे ये अकेले करना था। टप! पानी की बूंद की आवाज अचानक गूंजी और लोग विवान के हाथ में जंग लगी तलवार देख सकते थे। पता नहीं कब चट्टान पर खून टपक रहा था। नैना की आंखों से अचानक रोशनी निकली और सबने लोहे की पीठ वाले भूतिया भेड़िया राजा की भौहों के बीच एक छेद देखा जिसमें से खून बह रहा था। फौरन लोहे की पीठ वाला भूतिया भेड़िया राजा का शरीर भारी होकर गिर पड़ा और फिर कोई आवाज नहीं आई। वह लाश बन गया। लोहे की पीठ वाला भेड़िया राजा मर गया। तलवार से लोहे की पीठ वाला भेड़िया राजा ढेर हो गया। ये दृश्य देखकर सब स्तब्ध थे। ये लोहे की पीठ वाला नरक भेड़िया राजा था। ये कोई साधारण लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया या सरदार नहीं था। ये विवान की तलवार से मारा गया। लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया राजा एक स्वर्ग लेवल का खून का राक्षस था और दूसरे पागलपन के बाद दिव्या भी सिर्फ बचाव कर सकती थी, लेकिन विवान ने उसे तलवार से मार डाला। क्या यह नहीं दिखाता कि विवान की ताकत दिव्या से कहीं ज्यादा है? इस वक्त कोई भी शांत नहीं रह सकता था। वे सब विवान को डर के साथ देख रहे थे। विवान, तुम ठीक हो? नैना ने विवान को देखा जो अभी भी स्थिर खड़ा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से चिल्लाई, क्या विवान को चोट लगी थी? दिव्या राजकुमारी और बाकी लोग भी घबरा रहे थे। ऐसा लगता था कि आज निश्चित रूप से उनके जीवन का सबसे रोमांचक पल था। मैं ठीक हूं। पलटकर विवान के चेहरे पर शानदार मुस्कान थी। एक लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया राजा मुझे चोट पहुंचाने के लायक नहीं है। यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि विवान की ताकत थी। लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा की तो बात ही छोड़ो, भले ही उसके और सिर हों, वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह तो बस लोहे की पीठ वाला एक भेड़िया राजा है, विवान ने कहा। लेकिन जब सबने विवान के शब्द सुने तो उनकी सांसें फूल गईं। वे अपनी आंखें इधर उधर घुमाए बिना नहीं रह सके। यह तो बहुत ज्यादा दिखावा है, किसी ने कहा। लेकिन फिर विवान की पुरानी उपलब्धियों के बारे में सोचकर सबके मुंह खुले रह गए। वे हैरान थे। विवान ने पहले जो ताकत दिखाई थी उससे वह सचमुच ऐसा कहने के लायक था। इस वक्त ये देखकर कि लोहे की पीठ वाला भूत भेड़िया राजा मारा गया, उस भेड़िया नेता जिसने आखिरी बार निखिल पर हमला किया था, में अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। वह चीखा और भाग खड़ा हुआ, लेकिन राजकुमारी दिव्या ने उसे भागने नहीं दिया। पलक झपकते ही वह उसके पास पहुंच गई। एक तलवार के वार से उस भेड़िया नेता जिसने लड़ने की इच्छा पूरी तरह खो दी थी, वहीं ढेर हो गया। अब सारे भेड़िए या तो भाग गए थे या मारे गए थे। जमीन पर लोहे की पीठ वाले भूत भेड़ियों की लाशें देखकर लोग अभी भी हैरान थे। ये 10 से ज्यादा लोहे की पीठ वाले भेड़िए हैं। इनमें से हर एक की ताकत पृथ्वी लेवल के बाद के चरण जैसी थी। एक तो स्वर्ग लेवल का खून वाला जानवर भी था। अब सब यहीं मर चुके हैं। ये तो किसी चमत्कार जैसा है, किसी ने कहा। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि ये उनके हाथों मरे। ये सब विवान ने अकेले मारे, दूसरा बोला। लोग एक एक करके हैरानी में खड़े थे। सब विवान को राक्षस जैसी नजरों से देख रहे थे। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विवान हैरान था। क्या तुम लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया का प्रशिक्षण पास करना चाहते हो? खून के क्रिस्टल क्यों नहीं इकट्ठा करते? चलो करते हैं। प्रतीक और नैना आगे बढ़े। उन्होंने लोहे की पीठ वाले भेड़ियों के शरीर से खून के क्रिस्टल निकालना शुरू किया। यह कमबख्त चीज। निखिल एक तरफ बैठ गया, कुछ दवाइयां लीं और ठीक होने लगा। हालांकि उसे आखिरकार बचा लिया गया था। वह घायल था और विवान से नाराज था। अगर विवान ने मुझे पहले बचा लिया होता तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती, उसने सोचा। विवान, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? पास खड़ी राजकुमारी दिव्या, जो अभी तक हैरानी से उबर नहीं पाई थी, ने पूछा। शुरुआत में विवान के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी। श्रद्धा का विवान के प्रति रवैया उसे सतर्क करता था। उसे लगता था कि विवान ने श्रद्धा को धोखा दिया है। लेकिन इस लड़ाई के बाद विवान के प्रति उसका नजरिया बदल गया। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवान ने अपनी बाद की साधना के बावजूद उस पागल लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा को एक तलवार से कैसे मार दिया।
उसने बहुत सोचा पर समझ नहीं पाई। बहुत ताकतवर भेड़िया राजा की रक्षा बहुत मजबूत और तेज है, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है और वो है उसकी भौहों का बीच का हिस्सा। बहुत ताकतवर भेड़िया राजा की भौहों का केंद्र उसकी रक्षा का सबसे कमजोर हिस्सा है। बस उसकी हरकत का पहले से अंदाजा लगाओ, उसे मारना मुश्किल नहीं है। विवान ने राजकुमारी दिव्या की एक्साइटमेंट नजरों को देखकर जल्दी से समझाया। भौहों का बीच? राजकुमारी दिव्या को शक हुआ। उसने लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा के शरीर पर तलवार से 2 वार किए। अब भेड़िया राजा का शरीर ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी रक्षा अभी भी बहुत डरावनी थी। तलवार से निशान पड़ना मुश्किल था, लेकिन जब राजकुमारी दिव्या ने उसकी भौहों के बीच में वार किया तो पाया कि वहां की रक्षा बाकी शरीर से बहुत कमजोर थी। ये तो सच है, तुम्हें ये कैसे पता? राजकुमारी दिव्या हैरान थी। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। मैंने इसे एक किताब में पढ़ा था, विवान ने जवाब दिया। कौन सी किताब? उसने पूछा। आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज के पुस्तकालय में रक्त पशु का विकास सिद्धांत नाम की एक किताब है, उसमें ये लिखा था, विवान ने बताया। तुम्हारे पास वो किताब है? दिव्या हैरान थी। उसने भी आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी और अक्सर पुस्तकालय जाती थी, लेकिन वहां इतनी सारी किताबें थीं कि वह सब नहीं पढ़ पाती थीं। इसलिए वह हमेशा साधना की किताबें ही पढ़ती थीं। खून से जुड़ी बुनियादी किताबों की बात हो तो उसने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान ने ऐसी किताबें पढ़ी होंगी और उसे ठीक ठीक याद भी होगा कि वो किस हिस्से में थी। ये कितना ज्ञान है, उसने सोचा। इस वक्त दिव्या कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, भले ही तुम्हें उसकी कमजोरी पता हो, फिर भी तुम अपनी साधना से उस पागल लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा को 2 बार में कैसे मार सकते हो? अचानक राजकुमारी दिव्या को कुछ सूझा। ये मेरे खून की शक्ति से जुड़ा है। मैं दुश्मन की हमले की रेखा को कुछ हद तक समझ सकता हूं और उसका जवाब दे सकता हूं, विवान ने जवाब दिया। वह ये नहीं बता सकता था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वह लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा के हमले के रास्ते को देख सकता था, जो लगभग बच्चों के खेल जैसा था। इसका श्रेय वह अपने खून को दे सकता था। ऐसी खून की शक्ति बहुत खास है। राजकुमारी दिव्या ने लंबे समय बाद कहा। उसने और सवाल नहीं किए, न ही ये पूछा कि विवान का खून क्या है। आखिर हर किसी का खून बहुत निजी चीज होती है। कई लोग नहीं चाहते कि दूसरों को उनके खून के बारे में पता चले। अच्छा, हमने खून के क्रिस्टल निकाल लिए हैं। कुल 11 क्रिस्टल हैं, जिनमें एक स्वर्ग लेवल का है और बाकी 10 पृथ्वी लेवल के बाद के चरण के हैं। नैना ने हाथ में चमकते क्रिस्टल दिखाते हुए एक्साइटेड से कहा। इतने सारे क्रिस्टल और पहले शिकार किए गए खून के जानवरों के साथ कई लोगों ने इस शुरुआती प्रशिक्षण को पास कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं, दिव्या ने हंसकर कहा। खतरा? अचानक विवान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने दिव्या, राजकुमारी और नैना को दोनों हाथों से गले लगाया और कई मीटर पीछे कूद गया। विवान, तुम क्या कर रहे हो? दोनों हैरान थीं। उन्हें एक मजबूत मर्द की सांस महसूस हुई। उनकी कमर को बड़े हाथ ने पकड़ा। उनका चेहरा लाल हो गया और वे छूटने के लिए छटपटाने लगीं। धम! एक डरावनी रोशनी अचानक उभरी और वहां गिरी जहां पहले तीनों खड़े थे। एक धमाके के साथ जमीन फट गई। एक बड़ा गड्ढा बन गया और अनगिनत पत्थर इधर उधर बिखर गए। दोनों, जो अभी हैरान और गुस्से में थीं, एक पल के लिए रुक गईं और डर से सामने देखने लगीं। दिव्या और नैना पसीने से तर थीं। उन्होंने कृतज्ञता से विवान को देखा। अगर विवान ने उन्हें वक्त पर नहीं खींचा होता तो वे बुरी तरह घायल हो जाती, अगर मरती नहीं। कौन है? दिव्या राजकुमारी ने ठंडी आवाज में पूछा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। पहाड़ों में सन्नाटा था, बस हवा की आवाज आ रही थी, लेकिन दिव्या, राजकुमारी और बाकियों को एक तीखी हत्या की मंशा महसूस हुई। बाहर आओ, छुपो मत, विवान ने शांति से कहा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे हमले को इतनी तेजी से भांप लोगे। मैं सचमुच हैरान हूं। अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई। फिर जंगल से कुछ लोग बाहर आए। ये भूत अमर संप्रदाय के युवा गुरु शुभम थे। उनके साथ महान वर्धन साम्राज्य के तीसरे राजकुमार आर्यन और कई प्रतिभाशाली योद्धा थे। कुल 7-8 लोग थे। इस वक्त ये सब विवान और उसके साथियों को दया भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने उन्हें घेर लिया और पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। शुभम की आंखें विवान पर टिकी थीं। उसका दिल बहुत हैरान था। वह अभी हमले के लिए तैयार था और बहुत आश्वस्त था। उसी लेवल पर कोई भी उसके हमले से बच नहीं सकता था। उसने सोचा था कि अगर हमला हुआ तो कई लोग बुरी तरह घायल हो जाएंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान उसे भांप लेगा और बच जाएगा। ये तो बिना सीमा के समझदारी है।
दिव्या राजकुमारी और बाकियों के चेहरों का रंग बदल गया। वे डर गए और उनका दिल डूब गया। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। शुभम के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान आई। उसने जमीन पर पड़े लोहे की पीठ वाले भेड़ियों की लाशें देखीं और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सारे भेड़ियों को मार दोगे। फसल अच्छी है। लगता है हमारी किस्मत सचमुच अच्छी है। बाकी लोग जोर से हंसे। इतने सारे भेड़ियों के साथ कई लोग इस प्रशिक्षण को पास कर सकते थे। साथ ही महान मायालोक राज्य की प्रतिभाओं को मारकर वे और फायदा उठा सकते थे। ये तो एक तीर से दो निशाने थे। तुम क्या चाहते हो? दिव्या राजकुमारी ने भारी आवाज में पूछा। तुम क्या चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। आर्यन ने दिव्या के शब्द सुनकर हंस दिया। उसकी मुस्कान में वासना की झलक थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या चाहते हैं? महाराज, तीसरे राजकुमार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मायालोक राज्य के शिष्यों में दो सुंदरियां हैं। एक तो मायालोक राज्य की राजकुमारी है। इससे तो सचमुच कमाई हो गई। एक त्रिकोणीय आंखों वाला वेई योद्धा हंसा। उसने दिव्या राजकुमारी को देखा और उसका मुंह लगभग लार टपकाने लगा। शुभम ने खर्राटा लिया। आर्यन ने उस योद्धा को ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम मायालोक की राजकुमारी के बारे में सोच सकते हो? यह शुभम के लिए है। लेकिन चिंता मत करो, जब शुभम का मजा पूरा हो जाएगा तो तुम्हें भी मौका मिलेगा। दूसरी लड़की की सुंदरता भी सबके लिए काफी है। हाँ हाँ, अरे अरे अरे, चिंता मत करो महाराज, आप और शुभम बड़े टुकड़े लो, हम सूप से ही खुश हो जाएंगे। योद्धाओं का समूह अश्लीलता से हंसा। उनकी गंदी नजरें दिव्या राजकुमारी और नैना पर घूम रही थीं, जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार को घूर रहे हों। ये गंदे लोग। नैना की आंखों से आग निकल रही थी। उसका चेहरा लाल था और वह गुस्से से कांप रही थी। यूं, इसमें तो मिर्ची है, मुझे पसंद है। एक योद्धा फिर हंसा। तुम? नैना ने तलवार निकाली, गुस्से से भरी हुई। रुक जाओ, दिव्या ने उसे रोका। राजकुमारी दिव्या, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें पहले भागना चाहिए। निखिल ने अपनी जेड कार्ड निकाली, बेचैन दिख रहा था। चिंता मत करो, अगर बाद में हम बच नहीं पाए तो जेड कार्ड तोड़ देंगे, दिव्या राजकुमारी ने दांत पीसते हुए कहा। आर्यन अकेले या शुभम अकेले होता तो शायद उसे लड़ने का हौसला होता, लेकिन अब दोनों थे। दिव्या को पता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अब देखते हैं कि तुम बच पाती हो या नहीं, उसने सोचा। जेड कार्ड तोड़ने का मतलब था कि यह प्रशिक्षण विफल हो जाएगा। इससे महान मायालोक राज्य की 5 राष्ट्र सम्मेलन में उपलब्धियां बहुत कमजोर हो जाएंगी। ये कीमत बहुत बड़ी थी, वरना लोहे की पीठ वाले भूत भेड़िया राजा के सामने वह सीधे जेड कार्ड तोड़कर भागने की जगह पूरी ताकत से लड़ना पसंद करती। दिव्या राजकुमारी, भागना नामुमकिन है। सामने भूत अमर संप्रदाय का शुभम है। ये मध्य स्वर्ग लेवल का गुरु है, जिसने रक्त आत्मा कुंड को तोड़ दिया है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं पहले जाता हूं। निखिल डर से कांप रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि जेड कार्ड तोड़कर तुम बच जाओगे? विवान ने तंज कसा। तुम्हारा क्या मतलब? निखिल गुस्से से बोला। दिव्या राजकुमारी और बाकियों की आंखें भी सिकुड़ गईं। दूसरा पक्ष इतना निडर है कि उसे जेड कार्ड तोड़ने का डर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इसका कारण है? विवान ने सपाट आवाज में पूछा। सब हैरान थे। सचमुच दूसरा पक्ष ने उन्हें घेर लिया था। वे उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वे इतने आराम से बात कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा। लेकिन शुभम को इतने आराम से देखकर सबके दिल डूब गए। हाँ हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समझदार हो। हाँ, भले ही तुम जेड कार्ड तोड़ दो, वो बेकार है। ये इलाका हमारी जादुई सरणी से बंद है, तुम इसे बिल्कुल भेज नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, आर्यन हंसा। तुम क्या कह रहे हो? निखिल डर गया। उसने जेड कार्ड को जोर से तोड़ दिया, लेकिन जेड कार्ड टूटने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और चेहरा राख जैसा हो गया। 5 देशों की जेड कार्ड वाकई बेकार थी। दिव्या राजकुमारी और बाकियों का दिल भी पूरी तरह डूब गया। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। जेड कार्ड बेकार हो गया था। अब वे जाल में फंसे कछुए थे, बस मौत का इंतजार कर सकते थे। दिव्या राजकुमारी और बाकियों के चेहरों को देखकर आर्यन और एक्साइटेड हो गया। वह फिर हंसा। दूसरों की निराशा देखना उसके लिए सबसे मजेदार था। महाराज, इनके साथ बकवास मत करो, पहले इन्हें पकड़ो। एक दुष्ट योद्धा ने मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाया। बाकी लोग भी आगे बढ़े। अब बस मरते दम तक लड़ सकते हो। अगर बाद में भागने का मौका मिले तो बच जाना। दिव्या राजकुमारी एक छाया की तरह एक योद्धा के पास पहुंची। उसने तलवार से वार किया। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। पहले
यही आदमी सबसे गंदी बातें कर रहा था। अगर मारना है तो पहले इसे मारो। धम। नीली तलवार पर चमकदार रोशनी थी जिसमें ठंडी हत्या की मंशा थी। इस बार दिव्या राजकुमारी सचमुच गुस्से में थी। उसने अपनी स्वर्ग लेवल की शुरुआती साधना को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। उसका मकसद था उस आदमी को एक ही वार में मार देना, लेकिन उसकी तलवार के वार करने से पहले एक भाले की छाया आई और दिव्या की तलवार को रोक लिया। दिव्या राजकुमारी, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। आर्यन ने दुष्ट मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आर्यन, मर। दिव्या राजकुमारी गुस्से में चीखी। उसने स्वर्ग लेवल की असली ऊर्जा को पूरी ताकत से चलाया और पागलों की तरह तलवार चलाई। अरे गर्म मिजाज, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में ड्रैगन मैजिक गन एक जहरीले सांप की तरह थी जो अचानक सामने आई। धम। ड्रैगन मैजिक गन और नीली तलवार टकराई, चिंगारियां उड़ी। उसी वक्त तलवार से एक ठंडी ताकत दिव्या राजकुमारी के शरीर की ओर बढ़ी। अच्छा नहीं, दिव्या राजकुमारी चौंक गई। उसने अपनी असली ऊर्जा को पूरी ताकत से चलाया और उस ठंडी ताकत को हटाया, लेकिन आर्यन ने उसे धोखा दिया था। भाला हिलते ही 10 से ज्यादा छायाओं में बदल गया। हर एक जहरीले सांप की तरह था जो दिव्या राजकुमारी के चारों ओर मंडरा रहा था। गिरे फूल पूरी तरह खिले। दिव्या राजकुमारी ने दांत पीस लिए। नीली तलवार पर सूरज की रोशनी जैसी चमक आई। उसी वक्त उसके शरीर में खून की भयानक ताकत भरी। एक पल में उसकी ताकत दोगुनी हो गई। घनी तलवार की आत्मा जैसे अनगिनत गिरते फूल आसमान और जमीन को ढक रही थी। ये दिव्या राजकुमारी की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। खून की ताकत के 3 बिंदु। आर्यन ने मुंह खोला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। फिर उसने अपने शरीर से काली हवा की धारा छोड़ी जो भाले की छाया में समा गई। वे काले भाले की छायाएं जैसे जहरीले सांप जिंदा हो गई थीं। वे तलवार की ऊर्जा को ऐसे फाड़ रही थीं जैसे आसमान में गिरते पत्ते। दिव्या का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत तलवार वापस खींचनी चाही, लेकिन भाले की छाया हड्डी में लगे कीड़े की तरह उसका पीछा कर रही थी। वह चाहकर भी नहीं बच सकी। शैतान सांप का खून? दिव्या राजकुमारी चौंक गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये महान वर्धन साम्राज्य के चक्रवर्ती परिवार का खून है। ये 3री लेवल का शैतान सांप का खून है। इस खून के साथ भविष्य में मेरे सिंहासन पर बैठने की संभावना मेरे बड़े भाई से कहीं ज्यादा है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इसे देख सकती हो। उसकी भयानक मुस्कान में भाले की छाया और डरावनी हो गई। आखिरकार एक धमाके के साथ दिव्या राजकुमारी की तलवार की चालें टूट गईं और गिरते फूल इधर उधर बिखर गए। एक धीमी गुनगुनाहट के साथ दिव्या का चेहरा सफेद पड़ गया और वह पीछे हट गई। धिक्कार है, वह हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर पहले लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा से लड़ाई न हुई होती तो वह आर्यन को आसानी से चोट नहीं पहुंचाने देती, भले ही उसके पास शैतान सांप का खून हो। लेकिन अब आर्यन अच्छे मूड में था। उसने जीत का पीछा नहीं किया। उसने देख लिया था कि दिव्या अपनी सीमा पर थी। उसे लगता था कि अब उसका हारना बस वक्त की बात है। तुम लोग जल्दी करो और इन लोगों को मार डालो। याद रखो, सारे मर्दों को मारना है और औरतों को छोड़ देना है, आर्यन ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। वह उछला और राजकुमारी दिव्या से फिर से भिड़ गया। भाइयों, इसे मुझे सौंप दो। महान वर्धन साम्राज्य का एक योद्धा हंसा और विवान की ओर तेजी से बढ़ा। हाँ हाँ, उसकी गंदी मुस्कान वाला चेहरा विवान पर निशाना साध रहा था। लड़के, मर! उसके हाथों से अचानक एक काली ताकत फूटी जो विवान की छाती की ओर बढ़ी। हवा को चीरते हुए वह आसमान में फैल गई और एक तीखी आवाज निकली। बाकी लोग भी प्रतीक और निखिल की ओर दौड़े, लेकिन शुभम बस मजे से यह सब देख रहा था। उसका हिलने का कोई इरादा नहीं था। विवान, सावधान! उस चाकू को देखकर नैना चिल्लाई। सावधान रहो, पीछे हटो, मैं इस आदमी को देख लूंगी। विवान का चेहरा शांत था। उसका शरीर एक झटके में हिला और उसने दुश्मन के हमले को चकमा दे दिया। वह बहुत शांत और आसानी से हिल रहा था। नैना ने सोचा कि विवान इतना मजबूत है कि उसने पागल लोहे की पीठ वाले भेड़िया राजा को एक ही तलवार से मार दिया था। उसके रहते शायद महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा उन्हें नहीं मार पाएगा। लड़के, मुझे नहीं लगा था कि तुम में इतनी हिम्मत है। तुम मेरे चाकू के हमले से बच गए। हाँ, बस इतना ही। महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा हैरान था कि विवान उसके हमले से बच गया। उसकी गति और तेज हो गई और उसने फिर से वार किया। परी रास्ता दिखाए। वाह! काला चाकू हवा में सीधा और तिरछा चला। पहाड़ी जंगल में 10 फुट से ज्यादा लंबी खाई बन गई। पत्थर, पौधे और पेड़ तूफान की तरह उड़ गए। क्या तुम इस ताकत से हमें मारना चाहते हो? विवान ने मजाक उड़ाया। उसका शरीर एक बड़े पक्षी की तरह उछला। वह चाकू के ऊपर से कूद गया और तलवार से उस पर हमला कर दिया।
क्या? महान वर्धन साम्राज्य का योद्धा हैरान था। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों के सामने तलवार बिजली की तरह चमकी। उसे कुछ करने का मौका मिलने से पहले ही देर हो चुकी थी। तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेज थी और हवा में कौंध गई। ओह! खून की बौछार हुई। महान वर्धन साम्राज्य के योद्धा ने अपना गला पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चाकू जमीन पर गिर गया। वह खून रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बेकार था। लाल खून उसकी उंगलियों से बह निकला। उसका गला खरखराया और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से भरी थीं। एक गया, विवान ने धीरे से कहा, और उसकी नजर बाकी योद्धाओं पर पड़ी। उसका शरीर बिजली की तरह था। वह भीड़ में से गुजरा। जहां भी वह गया तलवार की रोशनी चमकी। बस आउच की आवाज सुनाई दी। पलक झपकते ही उसके हाथों 3 और योद्धा मारे गए, सब एक ही वार में। क्या? भूत अमर संप्रदाय का शुभम अचानक चौंक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये लड़का इतना कमजोर नहीं है। उसने विवान को पहचान लिया, जो रक्त आत्मा कुंड में आखिरी किशोर था। हालांकि वह विवान से बहुत नाराज था। शुभम उससे लड़ने को तैयार नहीं था। महायोद्धा लेवल का एक योद्धा। उसने सोचा था कि आर्यन के लोग सबको हरा देंगे, लेकिन पलक झपकते ही वे विवान के हाथों मर गए, जैसे खरबूजे और सब्जियां काटना। इस लड़के की ताकत स्वर्ग लेवल के शुरुआती योद्धा से कम नहीं है, शुभम ने मन ही मन सोचा। फिर उसने भूत अमर संप्रदाय के कुछ योद्धाओं को देखा और कहा, तुम लोग जाओ, उसे ठीक करो। लड़ाई? छोटे स्वामी, क्या इसकी जरूरत है? भूत अमर संप्रदाय के शिष्य हैरान थे। जाओ। शुभम का चेहरा सख्त था। हाँ। शिष्यों ने ज्यादा सवाल नहीं किए और एक साथ उछल पड़े। वे सब महायोद्धा लेवल के बाद के चरण के मजबूत योद्धा थे, लेकिन जैसे ही वे विवान के पास पहुंचे, एक रहस्यमयी ताकत निकली और विवान को घेर लिया। ये तो युद्ध रचना है, विवान ने भौहें चढ़ाईं। युद्ध रचना एक ऐसी तकनीक है जो कई योद्धाओं की ताकत को एक साथ जोड़ सकती है। इससे एक और एक का असर 2 से भी ज्यादा हो जाता है। भूत अमर संप्रदाय के इन शिष्यों की ताकत पहले से ही महायोद्धा लेवल के बाद के चरण की थी, लेकिन इस रचना की मदद से उनकी ताकत स्वर्ग लेवल के योद्धाओं जैसी हो गई थी। अच्छा लड़के, हमारी रचना में मरना तुम्हारा सौभाग्य है, एक भूत अमर संप्रदाय के योद्धा ने मजाक उड़ाया। विवान जैसे साधारण आदमी से निपटने के लिए युवा स्वामी का रचना में लड़ने का आदेश देना कुछ ज्यादा था। मर! एक चीख के साथ कुछ लोग एक साथ आए। अचानक विवान की ओर एक मजबूत ताकत बरसी। एक चमक और गर्जना के साथ विवान के पैरों तले जमीन फट गई। धुआं और धूल से भरा एक बड़ा गड्ढा बन गया। हाँ, बच गया। कई लोग हैरान थे। फिर धम धम लहरें चारों ओर फैल गईं। विवान उस धूल में लिपट गया। इस युद्ध रचना की ताकत से कई लोगों ने एक ही चाल चली, जैसे वे एक ही शरीर हों। हर हमला पूरी ताकत से था और हर बचाव सबने मिलकर किया। जब तक कोई बहुत मजबूत ना हो, ऐसी रचना को तोड़ना मुश्किल था। जब विवान रक्षा कर रहा था, बाकी शिष्यों ने नैना पर हमला शुरू कर दिया। नैना के मुंह से खून निकला। उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी। पहले उसने बहुत सारी ताकत खर्च की थी। पलक झपकते ही वह फिर से घायल हो गई। खासकर निखिल, वह फिर से जख्मी हो गया। उसका आधा जीवन चला गया। धिक्कार है। निखिल मन ही मन हैरान था। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? वह विवान से नफरत करने और उसे घूरने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। अगर विवान ने पहले बहुत ताकतवर भेड़िया से लड़ते वक्त मुझे नहीं मारा होता, तो मुझे इतनी चोट न लगती। मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ और अब यह हाल, उसने सोचा। इस वक्त निखिल ने अपनी सारी तकलीफ का इल्जाम विवान पर डाल दिया। वह चाहता था कि विवान तुरंत मर जाए। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मर जाऊंगा, मुझे भागना होगा। यह ख्याल आते ही निखिल के शरीर पर अचानक 2 चमकदार रेखाएं दिखीं। उसकी दूसरी लेवल की खून की ताकत पूरी तरह जाग गई। एक चमक के साथ वह युद्ध के मैदान से बाहर भागा और बिना पीछे देखे चला गया। जेड कार्ड का असर खत्म हो गया था, लेकिन कम से कम वह बच तो सकता था ना। उस वक्त उसकी गति चरम पर थी। नैना और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि निखिल में इतनी ताकत बची है। जिन 2 शिष्यों ने उसे घेरा था, वे भी चौंक गए। जब तक वे कुछ करते, निखिल पहाड़ी जंगल से बाहर निकल चुका था। काम हो गया। निखिल मन ही मन बहुत खुश था। दरअसल लड़ाई की शुरुआत से ही वह भागने की सोच रहा था, इसलिए उसने लड़ते हुए पीछे हटना शुरू किया। दिव्या राजकुमारी और विवान को दुश्मन का ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल करते हुए वह युद्ध के मैदान के किनारे तक पहुंच गया था। यह उसका भागने का पहला मौका था। भागना चाहता है। शुभम पूरे युद्ध पर नजर रखे हुए था। निखिल को भागते देख उसने मुंह के कोने से एक मजाक उड़ाया। उसी वक्त उसके हाथ में एक काला चाकू दिखा। उसकी उंगलियां हिलीं और छुआ।
चाकू हवा में तेजी से गया और निखिल की पीठ में जा लगा। क्या? निखिल चौंक गया और तलवार लहराने के लिए मुड़ा, लेकिन चाकू की गति बहुत तेज थी। एक झटके में वह उसके सिर में घुस गया और खून का गड्ढा बन गया। निखिल को मारने के बाद चाकू हवा में चक्कर लगाकर शुभम के हाथ में लौट आया। निखिल! प्रतीक और बाकी लोग निराशा से चिल्लाए। पहले लोहे की पीठ वाले भेड़ियों के हमले में उनकी टीम में कोई नहीं मरा था, लेकिन अब सचमुच लोग मरने लगे थे। एक पल के लिए सबके दिल निराशा से भर गए। इस वक्त सबने सिर घुमाया और एक एक करके विवान को देखा। पहले विवान ने सबको खतरे से बचाया था, क्या अब वह अपनी जबरदस्त ताकत से फिर बचा सकता था? लड़ाई में विवान भूत अमर संप्रदाय के कई शिष्यों के हमलों के बीच इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी रचना से बाहर नहीं निकल सकता। एक आह के साथ सबने अपनी उम्मीद छोड़ दी। लगता था कि वे ज्यादा सोच रहे थे। भले ही विवान मजबूत हो, वह भूत अमर संप्रदाय और महान वर्धन साम्राज्य का मुकाबला कैसे कर सकता था? लोहे की पीठ वाला भेड़िया मजबूत था, स्विंगल, लेकिन वह तो जानवर था। शुभम जैसे लोग क्रूर और चालाक थे। पहले कुछ चमत्कार हो गए थे, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी होंगे। धम! अचानक एक तेज आवाज हुई। थोड़ी दूर पर आर्यन ने राजकुमारी दिव्या पर फिर से हमला किया। उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। हाँ हाँ हाँ, दिव्या राजकुमारी, अब विरोध मत करो। चाहे तुम कितना भी लड़ो, तुम यहीं मरोगी। हमारे साथ चलो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, आर्यन ने गंदी हंसी हंसी। जानवर! दिव्या राजकुमारी का चेहरा ठंडा था और वह गुस्से से कांप रही थी। हम तुमसे आखिरी दम तक लड़ेंगे। नैना और प्रतीक भी चीखते हुए वर्धन साम्राज्य के योद्धाओं से भिड़ गए। वैसे भी जेड कार्ड बेकार हो चुका था, अब कोई रास्ता नहीं था। अगर मरना ही है तो क्यों ना पूरी ताकत से लड़ें। तुम लोग हमसे लड़ना चाहते हो? वर्धन साम्राज्य के कई योद्धा हंस पड़े। नैना और प्रतीक की ताकत बहुत कम थी। भले ही वे अपनी जान के लिए लड़ रहे हों, वे हार ही जाते। निखिल भी बहुत डरपोक था। अगर तुम लोग ऐसे ही लड़े तो दिव्या राजकुमारी और बाकी खतरे में पड़ जाएंगे। बस! ये दृश्य देखकर विवान ने सिर हिलाया। अगर वह कुछ नहीं करता तो दिव्या राजकुमारी सचमुच खतरे में पड़ जाती। लड़के, तुम हमसे ध्यान हटाने की हिम्मत कैसे करते हो? विवान को घेरे हुए भूत अमर संप्रदाय के योद्धाओं ने उसे पकड़ने में नाकाम रहने के बाद गुस्से से चीखा। वे देख रहे थे कि वह उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा था और गुस्सा हो गए। एक दहाड़ के साथ उनके नेता का भाला और तेज हो गया, जो विवान को ढक रहा था। ऐसी गंदी रचना भी शर्मनाक है। विवान ने मजाक उड़ाया। क्योंकि उसने अपनी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया था, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमले का सामना करते हुए वह चकमा नहीं देता, बल्कि एक पैर से धीरे से बाईं ओर खिसक गया। यह छोटा सा कदम कुछ भी नहीं था, लेकिन भूत अमर संप्रदाय के योद्धाओं की रचना में गड़बड़ हो गई। लगातार घूमते हुए विवान अचानक उनकी रचना के बीच में फंस गया और उनके बीच का तालमेल तोड़ दिया। पफ! जैसे कोई गुब्बारा फट गया हो। नेता की चाल की ताकत बहुत कम हो गई। शुआ! तलवार की रोशनी चमकी। नेता की गर्दन पर खून का धब्बा दिखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका सिर आसमान की ओर उठ गया। वरिष्ठ भाई! भूत अमर संप्रदाय के बाकी योद्धा घबरा गए और चीखने लगे। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है, विवान ने हंसकर कहा। उसका चेहरा चमक उठा। हर कदम पर वह अजीब तरह से रुक गया, जिससे योद्धाओं का तालमेल टूट गया। फिर तलवार की रोशनी फिर चमकी। कई लोगों की गर्दन से खून बहने लगा और वे डर के मारे गिर पड़े। पलक झपकते ही विवान को घेरे हुए भूत अमर संप्रदाय के सारे योद्धा मर गए। कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस डरावने दृश्य ने सबको हिलाकर रख दिया। क्या शुभम, जो पहले आर्यन और दिव्या राजकुमारी की लड़ाई को मजे से देख रहा था, ज़रेनिया अब चौंक गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। यह कैसे हो सकता है? अभी अभी मेरे लोग विवान को नहीं रोक पाए। वे सब उसके हाथों एक पल में कैसे मर गए? मुझे कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि ये योद्धा सिर्फ महायोद्धा लेवल के थे। वे 5 देशों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चुने गए थे। वे भूत अमर संप्रदाय के खास लोग थे। अब सब मर गए और कोई नहीं बचा। ये संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। लड़के, तू मरना चाहता है? शुभम के हाथ में 3 उड़ते चाकू थे। उसकी आंखों की ठंडक मानो आसमान और जमीन को जमा रही थी। जैसे ही उसका दायां हाथ हिला, 3 काली धाराएं उल्का पिंडों की तरह थीं और विवान के सीने पर जा लगीं। उसे गुस्सा था कि अगर उसने पहले ऐसा किया होता तो शायद उसके कुछ लोग नहीं मरते। 3 काले चाकू बहुत तेज थे। उन्होंने विवान पर 3 मुश्किल कोणों से हमला किया। साफ था कि वे उसे मारना चाहते थे, बिना कोई मौका दिए। विवान, सावधान!
दूर खड़ी राजकुमारी दिव्या चिल्लाई। उसने अपनी आंखों से देखा था कि निखिल ऐसे ही चाकू से मारा गया था, लेकिन विवान ने हंसते हुए अपनी तलवार लहराई। हवा में 3 तलवारों की छायाएं दिखीं और तीनों चाकू बाहर निकल गए। ये कैसे हो सकता है? शुभम को अपने चाकुओं पर पूरा भरोसा था। उसका चाकू किसी खास तरीके से नियंत्रित होता था। 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर उसकी गति गजब की थी। अगर 3 चाकू एक साथ इस्तेमाल हों तो स्वर्ग लेवल के मजबूत योद्धा भी उन्हें नहीं रोक सकते थे, लेकिन विवान ने 3 तलवारों से उसके सारे चाकू रोक दिए। ये उसकी सोच से बाहर था। पास में आर्यन और राजकुमारी दिव्या भी ये दृश्य देखकर हैरान थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं। ऐसी स्थिति में वे खुद तीनों चाकुओं को इतनी तेजी से नहीं रोक सकते थे। वाह वाह! जैसे ही उसकी आंखें सिकुड़ी, काले चाकू में एक अनदेखी ताकत समा गई। चाकू निशाना चूकने के बाद पलटकर फिर से विवान पर हमला करने लगे। डंग! विवान ने अपनी पुरानी तलवार लहराई। तीनों चाकू बार बार बाहर निकल रहे थे, लेकिन फिर भी हमला कर रहे थे, जैसे कोई अनदेखी डोर उन्हें खींच रही हो। नैना ने ठंडी सांस ली। ये क्या हो रहा है? अगर तुम इन 3 चाकुओं को दूर से नियंत्रित कर सकते हो तो क्या तुम अजेय नहीं हो जाओगे? ऐसे लड़ते रहो। अगर कोई सावधान न रहा तो विवान घायल हो सकता है, हार सकता है या मर भी सकता है। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि तुम खून गुरु हो। विवान ने शुभम को देखा और मुस्कुराया। इन चाकुओं में सच्ची ताकत और मानसिक शक्ति के अलावा खून की खास ताकत भी थी। साफ था कि ये एक खास खजाना था। तथाकथित सच्चा खजाना ऐसा हथियार होता है जिसे खून गुरु खास तरीकों से नियंत्रित कर सकता है। साधारण हथियारों के उलट इस खजाने को मानसिक ताकत से हवा में चलाया जा सकता है और लोगों को मारा जा सकता है। ये चाकू भी ऐसा ही सच्चा खजाना था। तेज भूमि में सच्चा खजाना बहुत दुर्लभ होता है। कीमत में ये साधारण हथियारों से कई गुना महंगा होता है। एक ही लेवल के खजाने और हथियार की कीमत कई गुना या 10 गुना तक हो सकती है। अच्छा, तू जानता है लड़के, तूने मेरे भूत अमर संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। शुभम क्रूर था। उसकी मानसिक ताकत और खून की रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ था। काला चाकू लाल चमक से भर गया। उसकी ताकत और भी जबरदस्त हो गई थी। तो तू मुझे मारना चाहता है? कितना भोला है! विवान ने मजाक उड़ाया। जब 3 चाकू फिर से आए, उसने उन पर जोर से वार किया। 2 चाकू दूर उछल गए और बचे हुए को चतुराई से धीरे से एक तरफ कर दिया। फिर उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और बिजली की तरह चाकू पकड़ लिया। एक पल में उसने चाकू अपने हाथ में थाम लिया। ये लड़का, तूने मेरे चाकू को हाथ से पकड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे लगता है कि पकड़ लेने से वह इसे नियंत्रित कर लेगा? कितना भोला है! यह दृश्य देखकर शुभम हैरान नहीं था, बल्कि खुश था। उसका चाकू खास सामग्री से बना था, बहुत तेज था और मानसिक ताकत से नियंत्रित होता था। विवान ने हाथ में पकड़ लिया था। शुभम ने सोचा कि अपनी मानसिक ताकत से वह चाकू को फोड़ सकता है, विवान का बायां हाथ तोड़ सकता है और शायद उसके दिल में भी घुस सकता है। यह कहना ठीक था कि विवान की यह हरकत मौत को बुलावा थी। शुभम ने तुरंत अपनी मानसिक ताकत से विवान के हाथ में पकड़े चाकू को हिलाने की कोशिश की। तूने मेरे चाकू का क्या किया? शुभम हैरान रह गया। उसकी मानसिक ताकत कम होती जा रही थी। उसने विवान के हाथ में पकड़े चाकू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना कोशिश कर ले, उसे कोई जवाब नहीं मिला। जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब गया हो। यह गहरा काला लोहा है। फेंकने वाला चाकू पकड़े हुए विवान के चेहरे पर हैरानी और एक्साइटमेंट की चमक थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि इस फेंकने वाले चाकू की ताकत इतनी शानदार है। ये वाकई काले गहरे लोहे से बना है। ये एक खास चीज है। ये हमेशा बहुत तेज रहता है। इसमें गजब की मजबूती और ताकत है। साथ ही असली ऊर्जा पर इसका असर आम चीजों से कहीं ज्यादा है। ये आसानी से ताकतवर लोगों की असली ऊर्जा को भेद सकता है। इस लेवल का खजाना मिल तो सकता है, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। उसकी आंखें चमक रही थीं और विवान 2 उड़ते चाकुओं को घूर रहा था, जैसे कोई भूखा भेड़िया। अच्छा नहीं, पहला उड़ता चाकू उससे कट गया। शुभम विवान को कैसे कामयाब होने देता? वह तो फेंकने वाले चाकू को नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने फेंकने वाला चाकू चलाया, विवान की आंखें चमक उठीं और उसकी आंखों से एक रहस्यमयी मानसिक ताकत की लहर निकली, जिससे दोनों उड़ते चाकू हल्के से कांपे और रुक गए। ये एक पल का रुकना था। जब विवान ने बाकी 2 काले फेंकने वाले चाकू अपने हाथों में ले लिए, शुभम डर गया कि उसके और बाकी 2 फेंकने वाले चाकुओं का रिश्ता पल भर में टूट गया और कोई जवाब भी नहीं था। तुम भी रक्त गुरु हो? ये मानसिक ताकत जो सिर्फ रक्त गुरु ही दिखा सकता है। शुभम को बहुत गुस्सा आया।
जैसे उसका खून जल रहा हो। वो 3 फेंकने वाले चाकू असली खजाने थे जिन्हें उसके पिता ने बड़ी मेहनत से ढूंढा था। अचानक विवान ने पलक झपकते ही उन्हें छीन लिया। 3 फेंकने वाले चाकू हथियाने के बाद विवान जरा भी नहीं रुका और शुभम की ओर दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही विवान शुभम की ओर लपका। उसकी कलाई कांपी और उसकी तलवार निकल आई। ताकतवर तलवार का विचार फूट पड़ा और विवान मानो तलवार से चिपक गया हो। जंग लगी तलवार ने लगभग सार्थक की ऊंची तलवार को हिला दिया। लड़के, तुम भी खून के उस्ताद हो, मेरा खजाना कैसे ले सकते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। दोनों हाथों में 2 गहरे रंग के मुक्के के सेट दिखे और शुभम की स्वर्ग लेवल के मध्य की साधना चारों तरफ भड़क उठी। उसने विवान पर मुक्का मारा। तुम्हें पता है, शुभम स्वर्ग लेवल के मध्य में एक योद्धा है। भले ही फेंकने वाला चाकू खो जाए, वह प्रांत लेवल के बाद के चरण के चरम पर एक योद्धा से कैसे डर सकता है? धम! मुट्ठी और तलवार की रोशनी टकराई और दोनों एक साथ पीछे हटे। कैसे? दाहिना हाथ थोड़ा सुन्न महसूस करते हुए शुभम का चेहरा हैरान था। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? वह स्वर्ग लेवल के मध्य में एक ताकतवर आदमी है और विवान प्रांत लेवल के बाद के चरण का चरम है। सचमुच विवान की असली ऊर्जा की ताकत और गुणवत्ता उसकी ताकत का बस एक हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन अभी विवान की असली ऊर्जा ताकत उससे कमजोर नहीं थी, जिससे उसे बड़ा झटका लगा। लगता है कि विवान की तलवार से वह बुरी तरह जख्मी हो गया है। भूत अमर संप्रदाय की प्रतिभा बस इतनी ही है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुभम क्रूर दिखे। हालांकि तुमने मेरी मुट्ठी रोक ली, मैं बहुत खुश हूं। अभी मैं लापरवाह था और लड़ाई अब शुरू हुई है। शुरू? शब्द के निकलते ही शुभम अचानक लड़खड़ाए और प्रतीक की ओर बढ़े। उन्होंने आधे आदमी जितनी ऊंची चट्टान पर पैर मारा और पूरी चट्टान खोल की तरह उड़कर बाहर निकल गई। जब दोनों हताश थे, पीली चट्टान उन पर हमला कर गई। एक ही वार में वह बुरी तरह जख्मी हो गए। फिर शुभम ने नैना को देखा। क्रूर काले लोहे के पंजे एक दूसरे को चीरते हुए। धुंधली हवा, विवान ने भौहें चढ़ाई और उसका शरीर बिजली की तरह था। उसकी लंबी तलवार हवा की तरह तलवार की रोशनी में बदल गई। उसने शुभम की पीठ पर वार किया। तेज लंबी तलवार ने तलवार के तीर को मारा। शुभम को खतरा महसूस हुआ और उसने जल्दी से मुक्का मारा। धम! मुट्ठी और तलवार टकराई और शुभम पीछे उड़ गया। उसने नैना को थप्पड़ मारा। तेज हवा चली। 10 मीटर से ज्यादा की दूरी के बाद भी नैना अभी भी हाँफ रही थी। उसके मुंह के कोने खून से भर गए थे और वह इसे संभाल नहीं पा रही थी। ठीक है, पहले तुम्हारी रेखा तोड़ता हूं, विवान ने एक तरफ सरक कर कहा। शुभम की साधना बहुत ऊंची है। अगर उसे इस तरह परेशान करने दिया गया तो वह तो ठीक रहेगा, लेकिन नैना और प्रतीक खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले उस जाल को तोड़ना होगा जो जगह को रोकता है और उन्हें जाने देना होगा। हाँ, ये जाल मेरे पिता ने खास तौर पर जाल के उस्ताद से बनवाया था। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? शुभम ने बिना रुके आत्मविश्वास से मजाक उड़ाया। उसके पिता ने इस खाली जाल को ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। यह 4थे लेवल का जाल था। अगर मायालोक राज्य का जाल जादूगर संघ का अध्यक्ष भी आता तो वह इसे जल्दी नहीं तोड़ पाता। विवान बस ख्वाहिश कर रहा था। अच्छा मौका है, इस लड़के का वक्त बर्बाद करके मायालोक राज्य के बाकी शिष्यों को खत्म कर दो। शुभम ने क्रूर मुस्कान के साथ सोचा और अचानक हमले की तैयारी की। धम! विवान ने अचानक जंगल में एक जगह तलवार भोंक दी। तलवार की रोशनी चमकी। खाली जगह में एक झंडा दिखा जो विवान की तलवार की रोशनी में पल भर में फट गया। फिर विवान जंगल के दूसरी तरफ दौड़ा और बोला, दिव्या राजकुमारी, नैना, प्रतीक, जब मैं दूसरा झंडा तोड़ूंगा तुम जेड कार्ड कुचल देना और पहले निकल जाना। शुभम हैरान था। यह आदमी जाल के झंडे की जगह कैसे जान गया? उसके जाल के झंडे की व्यवस्था एक जाल उस्ताद के लेख पर आधारित थी। उस्ताद ने कहा था कि एक बार जाल सेट हो जाए, 4थे लेवल का जाल, उस्ताद भी जल्दी में झंडे की जगह नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए शुभम पहले इतना आश्वस्त था। अचानक विवान ने फौरन पहले जाल के झंडे की जगह ढूंढ ली और अब दूसरे झंडे पर काम कर रहा था। जैसे ही दूसरा झंडा टूटेगा, पूरा रुका हुआ जाल खुल जाएगा। विवान और बाकी जेड कार्ड भेजकर बच सकते थे। नहीं होगा। जोरदार झटके के बीच शुभम उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फूंक, तलवार की रोशनी चमकी और पहाड़ी जंगल में छिपा दूसरा झंडा भी विवान की तलवार से कटकर फट गया। अचानक पूरा पहाड़ी जंगल हिल गया और फिर एक पल के लिए जगह की एक किरण चमक उठी। उन्हें रोक! शुभम को कोई खास हैरानी नहीं हुई और वह जल्दी से दहाड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जिस पल विवान ने दूसरा झंडा तोड़ा, नैना और प्रतीक ने एक साथ जेड कार्ड तोड़ दिया।
दो सफेद रोशनी ने दोनों को ढक लिया। वर्धन साम्राज्य के कई योद्धा आगे बढ़े, लेकिन वे सिर्फ उन्हें पहाड़ी जंगल में गायब होते और बाहर भेजे जाते देख पाए। इस वक्त लोगों का बड़ा समूह चुपचाप परीक्षा के बाहर इंतजार कर रहा था। उनके चेहरों पर शांति थी, लेकिन वे सब बहुत घबराए हुए थे। अब शुरुआती परीक्षा को 3 दिन बीत चुके थे। लगता है कि उनमें से आधे से ज्यादा 3 दिन, हालांकि बाकी आधे लोग अभी भी शुरुआती परीक्षा में थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे जरूर पास होंगे। उनमें से कुछ पूरी सामग्री इकट्ठा नहीं कर पाए और आखिरकार बाहर हो गए, जबकि कुछ शुरुआती परीक्षा स्थल में मर गए। लेकिन अभी तक खबर नहीं आई। रणवीर को सबसे ज्यादा चिंता दूसरी बात की थी। पिछले 3 दिनों में मायालोक राज्य के कई शिष्य बाहर किए गए थे। उनमें से हर एक खून से लथपथ था और भयंकर लड़ाई का सामना कर चुका था। पूछने पर पता चला कि उन सभी को वर्धन साम्राज्य और भूत अमर संप्रदाय के शिष्यों ने घेर लिया था और आखिरकार किस्मत से बच निकले। इससे रणवीर चिंतित हो गया। पिछली 5 राज्यों की प्रतियोगिता में कई छात्र सिर्फ वर्धन साम्राज्य के साथ टकराव की वजह से बाहर हो गए थे। इस बार भूत अमर संप्रदाय के साथ, जो वर्धन साम्राज्य से कमजोर नहीं, नतीजा क्या होगा? खास तौर पर अब तक रक्त आत्मा पूल में प्रवेश करने वाली 8 प्रतिभाओं में से कोई भी बाहर नहीं किया गया था। इसने रणवीर को उम्मीद और घबराहट दोनों दे दी। हम जो उम्मीद कर रहे थे वो ये कि उन 8 प्रतिभाओं की ताकत के साथ जब तक उन्हें पहले बाहर नहीं किया जाता, वे जरूर परीक्षा पास कर लेंगे। लेकिन चिंता ये थी कि क्या उनके साथ कोई हादसा होगा। रणवीर की घबराहट के मुकाबले वर्धन साम्राज्य के अर्जुन और भूत अमर संप्रदाय के शिवदत्त बहुत आराम से थे। हर बार जब मायालोक राज्य का कोई शिष्य बुरी तरह जख्मी होकर बाहर भेजा जाता, वे दोनों मजाक उड़ाते और बहुत खुश होते। इस वक्त प्रसारण मंच पर फिर से जाल की रोशनी जली, जिसने सबकी नजरें खींची। इस बार किस गुट के शिष्य बाहर निकाले जाएंगे? सबने एक एक करके ऊपर देखा और रणवीर का दिल घबरा गया। इस दौरान बाहर भेजे गए शिष्यों में कम से कम आधे उनके थे। क्या इस बार भी वही होगा? दिल में ये सोचते हुए 2 धमाके सुने। एक पुरुष और एक महिला ऊंचे मंच पर गिरे। उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। नैना, प्रतीक। उसी वक्त रणवीर ने जल्दी से वैद्य को बुलाया। भीड़ हैरान और चुप थी। मायालोक राज्य का एक और शिष्य, ये कितने हो गए? छी, मायालोक राज्य का वर्धन साम्राज्य को अपमानित करना बहुत बुरा है। अब ये भूत अमर संप्रदाय को अपमानित करता है। क्या इन शिष्यों के पास अब भी जीने का कोई रास्ता है? दूसरी ताकतवर शक्तियां या तो मजाक उड़ा रही थीं, या दया दिखा रही थीं, या तिरस्कार कर रही थीं। सब रणवीर और हेमंत को अलग अलग भावों से देख रहे थे। अर्जुन ने एक्साइटमेंट से कहा, हाँ रणवीर, तुम फिर से मायालोक राज्य के शिष्य कैसे खो बैठे? इस बार शुरुआती परीक्षा में तुमने कितना कचरा भेजा? अर्जुन, चिंता मत करो, मैंने हिसाब लगाया है कि मायालोक राज्य का कम से कम आधा कचरा अभी तक बाहर नहीं हुआ है। अगले कुछ सालों में बहुत कचरा होगा। भूत अमर संप्रदाय के शिवदत्त भी हंसे और गर्व से बोले। नैना, प्रतीक, क्या हुआ? दोनों के मजाक की परवाह न करते हुए रणवीर ने पक्षपात के साथ पूछा। रणवीर भगवान, ये भूत अमर संप्रदाय के शुभम और वर्धन साम्राज्य के तीसरे राजकुमार आर्यन हैं। नैना चिंतित दिखी। स्थिति का सामना करते हुए उन्होंने संक्षेप में कहा, अभी दिव्या राजकुमारी और विवान अभी भी अंदर फंसे हैं। क्या आर्यन भी है? रणवीर हैरान था। शुभम उन कुछ शिष्यों में से एक है जिन्होंने स्वर्ग लेवल के मध्य में सफलता पाई है। आमतौर पर वह दिव्या की साधना कर रहा था। जब तक वह शुभम से नहीं मिलता, शुरुआती परीक्षा पास करना आसान था, लेकिन उसकी मुलाकात शुभम से हो गई। रणवीर को और गुस्सा इस बात पर था कि शुभम के पास जगह रोकने वाला जाल का झंडा था। शिवदत्त और अर्जुन, 2 बड़ी ताकतों के शिष्य, यहां तक कि जगह रोकने वाला जाल शुरुआती परीक्षा स्थल में ले आए। तुम वाकई क्या चाहते हो? क्या तुम हमारी सारी प्रतिभाओं को मार डालोगे? गुस्से में चूर रणवीर ने दोनों को घूरा। उसकी आंखों से गुस्से की आग निकल रही थी। निष्पक्ष लड़ाई में अगर उसका शिष्य मर भी जाता, वह कुछ न कहता, लेकिन दूसरी तरफ ने इतने नीच हथकंडे अपनाए। वह मायालोक राज्य के शिष्यों को जीने का कोई रास्ता नहीं देना चाहता था। क्या शुभम के पास जगह रोकने वाला झंडा है? ये क्या हो रहा है? इस तरह जब तक तुम उनके शिष्यों से मिलते रहोगे, बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या ये सच है? पल भर में भीड़ में हंगामा मच गया और सब उबल पड़े। ये सिर्फ मायालोक राज्य का मामला नहीं था, बल्कि वहां मौजूद सभी ताकतों का भी था। आखिरकार शुभम इस झंडे का इस्तेमाल मायालोक राज्य के शिष्यों के साथ साथ उनके शिष्यों को घेर कर मार सकता था। महानगर की तरफ से
वर्धन साम्राज्य का चेहरा उतर गया। शिवदत्त, ये क्या हो रहा है? सज्जनों, ये सिर्फ शुभम का अपना काम है, इसका भूत अमर संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। शिवदत्त ने सिर हिलाया। इसका भूत अमर संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं? क्या शुभम ऐसा झंडा खुद ले सकता है? रणवीर गुस्से में था। यह साफ था कि यह भूत अमर संप्रदाय का काम था और वह अभी भी बहस कर रहा था। पता नहीं, शायद ये छोटे कुलपति ने किसी खंडहर से खुद ढूंढा हो। वैसे क्या शुरुआती परीक्षा के नियमों में जगह रोकने वाले जाल के इस्तेमाल पर रोक है? शिवदत्त ने कहा। भीड़ चुप थी और एक दूसरे को देख रही थी। सचमुच शुरुआती परीक्षा के नियमों में जाल के इस्तेमाल पर रोक का कोई जिक्र नहीं था। आखिरकार जाल भी योद्धा की ताकत का हिस्सा है, लेकिन योद्धा द्वारा भेजा गया जाल दूसरों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। इस बिंदु पर लोगों को दोष देने का कोई हक नहीं था। ठंडी सांस के साथ रणवीर ने सिर घुमाकर प्रसारण मंच को देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। नैना और प्रतीक के मुताबिक विवान पहले ही जाल तोड़ चुका था। सामान्य हालात में अगर दिव्या को हराया नहीं जाता तो उसे भेज दिया जाता, लेकिन अब तक नैना और उनके भागने की दूरी लगभग आधी धूप की थी। दिव्या और विवान अभी भी नहीं आए थे और वे बहुत दुखी थे। अब और इंतजार मत करो, ये दोनों अभी तक बाहर नहीं आए, जरूर मर गए होंगे। छी, ये दो प्रतिभाएं थीं जिन्होंने रक्त आत्मा कुंड में शक्तिशाली साधना लिया था। उनमें से एक को मायालोक राज्य की राजकुमारी कहा जाता है। ये वाकई दिल तोड़ने वाला है। अर्जुन ने नाटक किया और रणवीर की चिंतित हालत देखकर बहुत खुश हुआ। रणवीर की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और वह गुर्राया, अर्जुन, अगर दिव्या राजकुमारी के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो वेई में तुम्हें मजा नहीं आएगा। पूरा मैदान हत्या की भावना से भर गया। ताकतवर शक्तियां सब इसके लिए तैयार थीं। अगर मायालोक राज्य की राजकुमारी वाकई शुरुआती परीक्षा की जमीन पर मर गई तो यह जरूर बड़ा हंगामा मचाएगा और शायद पूरा उत्तर पश्चिम का ढांचा टूट जाएगा। पहले परीक्षा की जमीन में, कुत्ते के बच्चे, तुमने मेरे झंडे को तोड़ने की हिम्मत की। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये देखकर कि झंडा टूट गया, नैना और प्रतीक भाग निकले। शुभम गुस्से में था और उसका पूरा शरीर हत्या की भावना से उबल रहा था। वह आगे कूदा और विवान की ओर सैकड़ों मुट्ठियां लहराईं। रो और चिल्लाओ। धम! आकाश में मुट्ठी की ताकत बह गई और मुट्ठी की छाया पूरे आकाश में इकट्ठा हुई। आखिरकार एक भूत के चेहरे जैसी काली आकृति बन गई। विशाल मुंह बड़ा और क्रूर था और यह विवान की ओर काट रहा था। तेज हवा तलवार कोड़, तोड़ो! विवान पीछे हट गया। जंग लगी तलवार पर एक चमकदार तलवार की आत्मा थी जो भूत के चेहरे की काली छाया को चीर रही थी। काली छाया पूरे आकाश में जमीन पर बिखर गई और फौरन एक भयंकर गर्जना फूटी। मेरे दो बेटे हैं, लेकिन मुझे अभी भी मरना है। शुभम पूरी तरह गुस्से में था और अचानक काली दुष्ट आत्मा से भर गया। उसकी सांस पल भर में बढ़ी और उसने विवान को फिर से मार डाला। दूसरी तरफ दिव्या राजकुमारी आर्यन के साथ टकराव में बार बार पीछे हट रही थी। वाह! काली जादुई ड्रैगन बंदूक एक काले जादुई ड्रैगन की तरह थी। ये खाली जगह को उभार रही थी और दिव्या राजकुमारी को दबा रही थी। दिव्या राजकुमारी बार बार पीछे हटी, मुकाबला करने के लिए जूझ रही थी। सांप की उल्टी! अचानक आर्यन का बायां हाथ काला पड़ गया। मीठी खुशबू आ रही थी और उसने दिव्या राजकुमारी के दाहिने कंधे पर थप्पड़ मारा। दिव्या का चेहरा बदल गया और वह तेजी से झुक गई, लेकिन आर्यन को उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगी। अपने हाथ को झटकते हुए उसने हवा में फैलाकर दिव्या राजकुमारी के कंधे को रगड़ा। ताजा खून निकला और आर्यन के नाखूनों ने दिव्या राजकुमारी के कंधे पर एक घाव बना दिया। खून पहले लाल था, लेकिन पलक झपकते ही काला हो गया। जहर! कंधे का आधा हिस्सा बैंगनी धुएं से भर गया। फौरन सुन्नता, चक्कर, दिल का बेहोश होना और जी मचलना शुरू हो गया। कंधे के खरोंच वाले हिस्से में एक काली हवा थी जो लगातार फैल रही थी, तेजी से दाहिने हाथ को ढक रही थी। वह हैरान थी और जल्दी से एक झरकी दवा निकाली, उसे निगल लिया और तेजी से पीछे हट गई। हाँ, अगर तुम छिपना चाहती हो तो क्या छिप सकती हो? दूर से आर्यन का ड्रैगन भाला उसके कंधे पर लगा। इस वक्त विवान अचानक दिव्या के सामने आया, जंग लगी तलवार पकड़े हुए, और आर्यन की भौहों पर वार किया। आर्यन हैरान रह गया। उसे दिव्या की परवाह नहीं थी। काला ड्रैगन जादुई भाला पलटा और विवान पर झपटा। धम! आर्यन ने घुरघुराया। उसके मुंह के कोने से खून की धार बही और उसका शरीर अचानक 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया। धिक्कार है! ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? आर्यन का चेहरा खराब था और उसका दिल उदास था। जाहिर है वह शुभम से लड़ रहा है।
लेकिन उसके पास अभी भी उसे संभालने की अतिरिक्त ताकत है